हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम विनिमय साध्य लेख पत्र भी बोल देते हैं, पराक्रम्य पत्र भी बोल देते हैं। तो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो आज की वीडियो में हमने पढ़ने हैं। तो बेसिकली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें तीन कैटेगरीज एज पर जो डेफिनेशन है इसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, उस डेफिनेशन में दो तीन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। एक प्रोमिसरी नोट्स को इंक्लूड किया गया है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंक्लूड किया गया है और चेक्स को इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा भी जो है वो कुछ मिसलिनियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें प्रोमिसरी नोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स और अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो प्रोमिसरी नोट्स में क्या होता है, बेसिकली जो राइटर है वही प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू एनीबडी, की जिसको भी उसने पे करना है, कि उस पर्सन को या उसके कहने पर या किसी बियरर को जो है मैं इतने टाइम के बाद इतने पैसे पे करूंगा। तो वही बनाने वाला है, वही लिखने वाला है और वही प्रॉमिस करने वाला है। तो उस तरह से उसमें लिखा आता है, वो प्रोमिसरी नोट्स हो जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो लिखने वाला है, जो मेकर है, दैट इज द रिसीवर ऑफ द मनी, कि उसने पैसे रिसीव करने हैं तो वो किसी और दूसरे पर्सन को जो है वो ऑर्डर करता है, डायरेक्ट करता है कि वो पर्सन जो है उस लिखने वाले को, मेकर को जो है वो इतनी अमाउंट इतने टाइम के बाद पे करेगा। और चेक्स जो हैं, चेक्स बेसिकली क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर जो है वो लिखे जाते हैं। जो चेक्स हैं दे आर ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, किसी बैंक के ऊपर लिखे जाते हैं, स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर। और जब तक उनको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक उनकी पेमेंट नहीं की जाती। तो इनके बारे में जो है वो डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में जो हम शुरू करेंगे प्रोमिसरी नोट के बारे में, कि प्रोमिसरी नोट्स क्या है और उनकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या होती हैं। तो प्रोमिसरी नोट जो है दैट इज इसको जो है डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 4। और आपको पता ही है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो 1881 है। और जब आप किसी भी सेक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो साथ में आपने उसका एक्ट भी मेंशन करना होता है कि वो सेक्शन जो है वो किस एक्ट के अंडर जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो प्रोमिसरी नोट को अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो वहां पर क्या कह रहा है कि ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कि जो मैंने कुछ बोल्ड में लिखा है, तो बोल्ड में लिखने का मतलब है कि ये उसकी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ से भी डेफिनेशन से ही काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी निकल कर आ जाती हैं। तो अगर हमने डेफिनेशन अच्छे से याद कर लिया तो हम यहाँ से ही कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो प्रोमिसरी नोट इज एन instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र बैंक नोट और करेंसी को छोड़ के, कि इसमें हम बैंक नोट्स को, करेंसीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके अलावा जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर है, जैसे मैंने बताया था कि प्रोमिसरी नोट जो लिखने वाला है उसी ने हस्ताक्षर किए होते हैं, और वह किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है। तो प्रोमिसरी नोट एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक लिखित पत्र है, इंस्ट्रूमेंट है और लिखित में है, जिसमें हम कह रहे हैं कि राइटिंग में। तो आप वर्बली जो है, जैसे मैंने बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमेशा राइटिंग में ही होने चाहिए। वर्बली जो है उसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है, बट यहाँ पर क्या है कि कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की मतलब कोई कंडीशन नहीं लगी हो कि इस कंडीशन के पूरा होने के बाद जो है वो पे करेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए वो। और उसकी अंडरटेकिंग है साइंड बाय द मेकर, जिसने उसको लिखा है उसने खुद से उसको साइन किया है। देन टू मेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि उसने जो है वो पे करने के लिए, कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो, जो भी उसने जितनी भी अमाउंट पे करनी है वो सर्टेन अमाउंट जो है उसमें सर्टेन अमाउंट उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। कि सर्टेन अमाउंट सम ऑफ मनी का मतलब है कि निश्चित समय राशि उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, कि उसने 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, तो जितनी अमाउंट उसने पे करनी है वो सर्टेन सम ऑफ मनी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। ओनली टू द ऑर्डर ऑफ द, कि उसने जिसको भी कहा है उसको उसको किसी सर्टेन पर्सन को, या फिर उसके ऑर्डर पर किसी को, या फिर जो है वो किसी बियरर को, यानी कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसको वो पे करने के लिए प्रॉमिस करता है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में जो जिसने वो अंडरटेकिंग दी है, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं।
ठीक है। तो इसका एक स्पेसिमेन आपके सामने है, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट, कि इसमें क्या है कि कितनी अमाउंट का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आ जाती है, देन किस डेट पे किस जगह पर वो लिखा गया था। तो इसमें क्या करें कि ऑन डिमांड और 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कि ऑन डिमांड की जब वो डिमांड करेगा, या 3 मंथ्स जब भी उसकी जो डेट है उसके 3 मंथ के महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर द सम ऑफ मनी, sum of rupees 1500 with interest at the rate of 10% per annum until payment for value received, कि जब तक जो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक जो है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट की जाएगी। बट उसमें क्या है कि जो जिसने वो लिखा, उसमें यहाँ पे प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए प्रोमिसरी नोट्स, और किसने वो लिखा है वो उसके साइन होंगे, वो अपना नाम और सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। तो यानी कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो श्री अशोक कुमार को जो है, ये रामकिशोर जो है वो अशोक कुमार को पे करेगा 1500 रुपये, या तो 3 महीने के बाद, या ऑन डिमांड जब उसको प्रेजेंटमेंट की जाएगी इस प्रोमिसरी नोट की, उसके 3 महीने के बाद। तो इस तरह से उसने प्रॉमिस किया है कि वो जो रामकिशोर है उसने प्रॉमिस किया है कि वो श्री अशोक कुमार को 3 महीने के बाद, या ऑन डिमांड और उसके जो भी डेट है उसके 3 महीने के बाद, तो 1500 रुपये वो पे करेगा। तो और उसमें डेट लिखी हुई है, तो उसके हिसाब से जो है उसके 3 मंथ उसकी मैच्योरिटी पीरियड या ऑन डिमांड जब होगी उसके हिसाब से उसकी डेट कैलकुलेट की जाएगी, और ये पर्सन जो है इस पर्सन को अमाउंट पे करेगा। तो यानी कि जो लिखने वाला है उसी ने प्रॉमिस किया है, उसने पेमेंट करनी है, जिसको उसने पेमेंट करनी है उसने उसका नाम लिख दिया, या फिर ऑर्डर ऑफ कि इसने, या ये अशोक कुमार बता देगा कि किसी और को पेमेंट करनी है, तो वो उसको पेमेंट ये रामकिशोर करेगा। तो इस तरह से जो है वो प्रोमिसरी नोट लिखे जाते हैं। तो पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट, की प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी मेन पार्टीज हैं? एक है डेटर, देनदार, और लेखक जिसको हम कहेंगे कि मेक अ प्रोमिसरी नोट और एंड प्रोमिसेस टू पे, कि जो देनदार है, जो लेखक है जिसने वो लिखा था, जैसे में यहाँ पे हमारे पास जो है वो रामकिशोर था, उसने इसको लिखा हुआ था, तो वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, वो देनदार है, उसने अमाउंट पे करनी है, तो उसको हम देनदार भी बोल देते हैं, लेखक भी बोल देते हैं, जिसने उसको लिखा है, जिसने वो पैसे पे करने हैं। तो वो क्या कर रहा है कि प्रोमिसरी नोट को बनाएगा भी और प्रॉमिस करेगा पे करने के लिए। देन सेकंड जो पार्टी है दैट इज क्रेडिटर और पेई, लेनदार और प्राप्तकर्ता, की जिसको पैसे मिलने हैं। तो पेई प्रेजेंट्स द प्रोमिसरी नोट टू द मेकर एंड मेकर पेज इट, कि जो पेई है, जो लेनदार है, जो क्रेडिटर है जिसको पेमेंट की जानी है, जैसे यहाँ पे जैसे अशोक कुमार था, तो ये अशोक कुमार क्या करेगा कि उस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके सामने? मेकर के सामने। यहाँ पर जैसे इस केस में मेकर जो है वो रामकिशोर था, तो रामकिशोर के सामने जो है वो अशोक कुमार इसको प्रेजेंट करेगा, और जब वो प्रेजेंट करेगा तो रामकिशोर जो भी अमाउंट जो उसने प्रॉमिस की थी उतनी अमाउंट उस डेट पर उस पर्सन को पे करेगा। तो पेई प्रेजेंट्स द प्रोमिसरी नोट टू द मेकर एंड मेकर पेज इट्स, कि जिसने वो मेक किया है, जिसने वो बनाया है, जो देनदार है, वो लेनदार को उसकी पेमेंट करेगा। तो ये दो मेन पार्टीज हो जाती हैं इसमें। तो जो बनाने वाला है उसको डेटर भी बोल देते हैं, और जो पेई है जिसको पैसे मिलने वाले हैं वो क्रेडिटर भी हो जाता है। और इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं, असेंशियल्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, की जो प्रतिज्ञा पत्र है इसकी कुछ अनिवार्यताएं हैं, मतलब ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जो है वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट रहेगा। तो इसमें पहला है प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रतिज्ञा पत्र एक जो है वो टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें जो है कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसमें जो है कि जो भी असेंशियल एलिमेंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की होती हैं, वो प्रोमिसरी नोट में भी बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। देन इट मस्ट बी इन राइटिंग, कि वो प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, जिसकी वजह से वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, एंड इट शुड बी इन राइटिंग, की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लिखित में होना चाहिए। जैसे डेफिनेशन में बताया था कि कुछ चीज़ें उसमें बोल्ड करके लिखी थी डेफिनेशन में आपके सामने, तो वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, वर्बली जो है उसको आप प्रॉमिस को प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इट इज़ एन अंडरटेकिंग, इसमें एक अंडरटेकिंग है, एक वचन दिया गया है भुगतान करने का, प्रॉमिस टू पे, कि उसमें एक वचन होना जरूरी है, कि उसने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं इतनी अमाउंट जो है वो पे करूंगा। तो वो अंडरटेकिंग होना उसमें बहुत जरूरी है, कि विदाउट दैट अंडरटेकिंग, की वो जो अगर अंडरटेकिंग नहीं होगी तो बिना उस अंडरटेकिंग के जो है वो प्रोमिसरी नोट नहीं बन पाएगा। तो उसमें उसकी एक अंडरटेकिंग कि आई विल पे दिस मच ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन ऑन ड्यू डेट, तो जो भी ड्यू डेट है उस डेट पे वो अपनी पेमेंट करने का वचन उसमें देगा, तभी वो प्रोमिसरी नोट कहलाएगा। देन इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर जैसे हमने उसमें डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल की कहता है कि आई विल प्रॉमिस टू मिस्टर ABCD रुपीज ऑफ 1 लाख इफ ही क्लियर्स हिज फाइनल एग्जाम्स।
तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है वो ABCD को जो है वो पर्सन A को या B को या C को कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर उसने अपने फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तो वो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ऐसी अनसर्टेन कंडीशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अगर अनसर्टेन कंडीशन है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वैलिड प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है कंडीशन जो है वो अनसर्टेन है, और अगर किसी अनसर्टेन कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करती है उसकी पेमेंट, तब वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं बन पाता। या फिर मैं कहता हूँ कि जी आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ₹20,000 इफ ही बिकम्स अ सिंगर। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉमिस, अब वो पता नहीं सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा, तो अनसर्टेन है कंडीशन। तो इस तरह की अगर कंडीशन लगा के मैं कहता हूँ कि मैं उसको इतने रुपए दूंगा अगर वो कंडीशन पूरी रहेगी, तो वो भी एक जो है वो वैलिड प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट इन केस की अगर वो जो कंडीशन हमने लगाई है दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन इवेंट, कि वो एक सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, कि सर्टेन इवेंट का मतलब है कि जो होगा ही होगा, जो सर्टेन इवेंट का मतलब है कि वो इवेंट होगा ही होगा। तो अगर ऐसे किसी सर्टेन इवेंट के ऊपर, निश्चित इवेंट के ऊपर वो डिपेंड करती है, तब वो कंडीशन जो है वो वैलिड कंडीशन हो सकती है, और इन दैट केस वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आई प्रॉमिस to pay Sonal ₹75,000 2 months after the death of X। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं सोनल को 75,000 रुपए दूंगा जब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी उसके 2 महीने के बाद, तो डेथ ऑफ अ पर्सन इज सर्टेन, कि उसकी पर्सन की जो है वो डेथ जो है वो सर्टेन है, वो होनी ही होनी है। तो उसकी डेथ के 2 महीने के बाद मैं सोनल को 75,000 रुपए दूंगा, तो जो डेथ का जो इवेंट है दैट इज सर्टेन इवेंट, और इन दैट केस दैट प्रोमिसरी नोट विल बी अ वैलिड वन, तब वो वैलिड होगा। बट अगर वो अनसर्टेन टाइप की किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, और बेसिकली इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कि वैसे तो बेसिकली अनकंडीशनल होना चाहिए, बट जो कंडीशन है अगर वो अनसर्टेन टाइप की है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो उस केस में फिर वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं बनाया जाएगा। बट अगर वो इवेंट सर्टेन है, होगा ही होगा, तो उस केस में कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट यानी कि वैलिड प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। देन मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, क्योंकि अगर हमने कुछ लिखित में किया है तो लिखित करने की ऑथेंटिसिटी तभी बनती है जब हमने उसको साइन किया है। तो उस अगर वो साइन नहीं किया गया है, उस प्रोमिसरी नोट को साइन नहीं किया गया है, तो दैट विल बी इनकम्प्लीट, कि वो इनकम्प्लीट रहेगा और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा, आप उसको एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे। तो जो भी उसका मेकर है यानी कि जो उसका पेयर है यानी कि डेटर्स जो देनदार है उसके द्वारा साइन किया, यानी कि जिसने वो अंडरटेकिंग दी है कि मैं इसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा हूं, तो जिसने वो प्रॉमिस किया उसके साइन उसमें होना जरूरी है। दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिसिटी हो सके कि उसी पर्सन ने वो प्रॉमिस किया है। तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जरूरी है कि जो मेकर है, जो डेटर है, देनदार है, उसका सिग्नेचर जो है उसके ऊपर होना जरूरी है। देन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए, कि सर्टेन सम ऑफ मनी की सम ऑफ मनी यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। तो सर्टेन सम ऑफ मनी की यानी जैसे मैंने बताया था कि उसमें डेफिनेशन में लिखा था कि जो अमाउंट ऑफ मनी है दैट मस्ट बी सर्टेन, कि उसकी अमाउंट जो है वो निश्चित होनी चाहिए। कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं बी को 500 रुपये और जो भी उसके ड्यूज हैं वो सभी उसको पे कर दूंगा, तो यहाँ पर जो 500 रुपये है वो तो सर्टेन है, बट उसके कितने ड्यूज हैं, कितने पेंडिंग है, वो क्लियर नहीं है, तो वो वैलिड प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उसमें जो अमाउंट है दैट मस्ट बी सर्टेन, कि आई से कि आई विल पे 1000, तो दैट मीन्स कि आई विल पे 1000 ओनली टू सच एंड सच पर्सन ऑन ड्यू डेट। तो वहां पर जो है वो अमाउंट उसकी निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेफिनेट अमाउंट जो है उसके अंदर बताई जानी चाहिए। देन टू पे मनी ओनली, तो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में ही जो है वो प्रॉमिस किया जाना चाहिए। अगर मनी के साथ हमने कुछ और चीज उसमें इंक्लूड कर दिया तब भी वो वैलिड प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा, और वो एक उसको हम जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे। इफ आई से कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो है वो iPhone 7 मिस्टर बी को जो है वो उसके जो भी ड्यू डेट्स हैं उसके बदले में पे करता हूं, तो iPhone 7 जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है, तो उसके लिए जो है वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। अगर आपने पैसा और साथ में किसी आइटम को भी इंक्लूड कर दिया तब भी जो है वो वैलिड प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा यानी कि पे मनी यानी कि धनराशि जो है उसमें मेंशन की जानी चाहिए, उसके अलावा जो है आप और कुछ उसमें मेंशन नहीं कर सकते। अगर किया है तो वो वैलिड
प्रोमिसरी नोट नहीं रहेगा। देन पेबल टू ऑर्डर और द बियरर, पेबल टू द ऑर्डर और द बियरर, ऑर्डर का मतलब है कि जिसका नाम उसमें मेंशन किया गया है, तो जिसको आपने कहा है कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी, तो बी को पे करना है आपने, या तो पेबल टू द बी कि जिसका नाम लिखा है उसको, या उसके ऑर्डर पर कि अगर बी कहता है कि जी मेरे वाली जो पेमेंट है ये पेमेंट आपने सी को करनी है, तो उसके ऑर्डर पे आप सी को पेमेंट कर सकते हैं। और द बियरर, तो बियरर का मतलब, आदेश का मतलब तो पता चलेगा ना आपने कि आपने तो पेमेंट करनी थी बी को, बट बी कहता है कि जी मेरे नाम पे मेरी जो पेमेंट है आप सी को कर दें, तो उसके आदेश पर आप जो है वो सी को पेमेंट कर सकते हैं, तब भी जो है एक वैलिड पेमेंट मानी जाएगी और आप जो है वो अपनी लाइबिलिटीज से उस प्रोमिसरी नोट की छूट जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। और या फिर वाहक, कोई वाहक यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट की, बियरर का मतलब है कि जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट है उसको अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो भी जो है वो वैलिड पेमेंट मानी जाएगी। तो उसमें दैट मस्ट बी पेबल टू द पर्सन, जो सर्टेन पर्सन है उसका नाम उसमें अंदर लिखा हो, या फिर उसके ऑर्डर पर, या फिर जो है वो किसी बियरर को भी जो है वो पे किया जा सकता है। देन बोथ पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, बोथ पार्टीज मस्ट बी सर्टेन यानी कि जिसको आपने पे, जो पे करने वाला है, मेकर एंड पेई, बोथ जो है वो दोनों के दोनों लोग जो है वो सर्टेन होने चाहिए, यानी कि उसको बनाने वाला भी, और यानी कि बनाने वाला यानी कि उसका डेटर, और पेई जिसको पैसा प्राप्त करता है यानी कि क्रेडिटर है, दोनों को जो है वो सर्टेन होना उसमें जरूरी है। दोनों निश्चित पर्सन उसके अंदर सर्टेन पर्सन होने चाहिए कि इसने ये बिल प्रोमिसरी नोट जो है वो इसने लिखा है और इसने जो है इसको पेमेंट करनी है, इतनी अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो वो चीज़ें जो है उसमें सर्टेनली उसमें लिखी होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड की हो सकता है कि प्रोमिसरी नोट जो है वो दैट कैन बी पेबल ऑन डिमांड की इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं हो सकता, कि कई बार हो सकता है कि उसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड लिखा हुआ ही नहीं है, तो जब मैच्योरिटी पीरियड नहीं लिखा है तो दैट मीन्स कि ऑन प्रेजेंटमेंट की जब आप उसको डिमांड करेंगे जिसकी पेमेंट कर दें, तो वो उसके पेमेंट जो है वो तभी की जाएगी जब उसकी डिमांड की जाएगी। आई प्रॉमिस टू मिस्टर एक्स रुपीज़ 5,000 ऑन डिमांड, कि जब वो डिमांड करेगा तो उसमें कोई ड्यू डेट नहीं लिखेगी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स या ऑन अ सर्टेन डेट, तो उसमें कोई डेट उसमें मेंशन नहीं की गई है, ना टाइम पीरियड मेंशन किया गया। तो जब हमने कहा है कि ऑन डिमांड, तो ऑन डिमांड का मतलब कि जब भी वो उसको प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करेगा तभी उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो वो हो गया आपका प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड भी जो है वो हो सकता है। तो ऑन डिमांड का मतलब है कि जिसमें पेमेंट के लिए कोई टाइम स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, और पेमेंट ऑन एट साइट की जब भी वो दिखाया जाएगा, जब भी उसको प्रेजेंट किया जाएगा, तभी जो है वो मेकर देनदार उसकी पेमेंट करेगा। प्रोमिसरी नोट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड की, इन केस की देन ऑन डिमांड का, अदरवाइज देन ऑन डिमांड की प्रतिज्ञा पत्र अन्यथा मांग पर दे होते हैं, कि जो यानी कि डिमांड के अलावा, यानी कि उसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड, उसमें अंदर मैच्योरिटी डेट जो है वो लिखी गई है। मैच्योरिटी डेट का मतलब कि जो है वो आई विल पे टू मिस्टर एक्स रुपीज़ 1,000 ऑन 1 मई, तो 1 मई 2021, तो इसमें आपने बता दिया कि 1 मई 2021 को आपने पेमेंट करनी है, तो उसमें ड्यू डेट बता दी कि उस स्पेसिफाइड डेट को जो है उसकी पेमेंट होनी है। तो उस ड्यू डेट के बाद ही जब वो बिल आपको प्रेजेंट किया जाएगा तब आप उसकी पेमेंट करेंगे। या उसमें लिख दिया है कि 2 मंथ्स आफ्टर साइट, 2 मंथ्स आफ्टर साइट, यानी कि जब वो प्रेजेंट किया जाएगा, जब वो बिल आपके सामने दिखाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए, तो उसके 2 महीने के बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो अदरवाइज देन ऑन डिमांड का मतलब है कि जो सिर्फ कभी उसको आप कभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी जो ड्यू डेट है उसके बाद ही आप उसको बिल को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर पाते हैं। तो प्रोमिसरी नोट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड की प्रतिज्ञा पत्र अन्यथा मांग पर दे होते हैं, कि कुछ तो मांग पर ही है कि आपने जैसे ही डिमांड किया तभी पेमेंट हो जाएगी, और दूसरा हो सकता है कि उसकी कुछ मैच्योरिटी पीरियड है, तो यानी कि जब आप उसकी जो डिमांड है जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो उसकी ड्यू डेट के बाद ही आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उससे पहले आप प्रेजेंट करते हैं तो जो मेकर है, जो डेटर है, वो उस पेमेंट को करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, उससे पहले वो पे करने के लिए उसके लिए लायबल नहीं है, तो उससे पहले वो पेमेंट करने के लिए मना भी कर सकते हैं। देन मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र की परिपक्वता इन दोनों पॉइंट से ही क्लियर हो जाता है कि अगर वो पेबल ऑन डिमांड है तो मैच्योर ही है, तो जब भी उसको प्रेजेंट किया जाएगा तभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड है तो यानी कि उसमें कुछ की जो भी
मैच्योरिटी पीरियड लिखा है तो उस मैच्योरिटी पीरियड पे जो है वो प्रोमिसरी नोट मैच्योर हो जाएगा और आफ्टर दैट मैच्योरिटी ही उसकी पेमेंट की जाएगी, उससे पहले जो है उसकी पेमेंट नहीं होगी। देन डेज ऑफ ग्रेस, रियायती दिन। तो डेज ऑफ ग्रेस ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। डेज ऑफ ग्रेस की जैसे उसमें हमने कहा था कि पेबल ऑन 1 मई 2021 की 1 मई 2021 को उसकी पेमेंट होनी है, ड्यू होनी है, तो हमने उसकी डेट बता दी। तो उसमें जो है वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है वो मिलता है। कितना? 3 दिन का, 3 डेज ग्रेस पीरियड जो है उसमें मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आपने 1 मई लिखा है तो दैट मीन्स कि उसकी जो उसमें 1 मई में थर्ड, उसके बाद जो थर्ड डे अगर हम काउंट करें तो ड्यू डेट जो उसमें मैच्योरिटी डेट थी उसकी 1 थी। 1 के बाद जो है वो 3 डेज उसमें ऐड करते हैं, यानी कि उसका जो थर्ड डे बनेगा 1 मई के बाद, तो दैट इज 4 मई। तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट है दैट इज 4 मई। तो उसमें इस तरह से जो है वो डेज ऑफ ग्रेस या रियायती दिन 3 दिन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बट उसमें क्या है कि वो प्रोमिसरी नोट नॉट पेबल एट डिमांड की जो पेबल ऑन डिमांड है, पेबल एट साइट है, पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट है, उनमें ये ग्रेस पीरियड नहीं होता। बट जिनकी आपने मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है तो उन मैच्योरिटी पीरियड में जो है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड उसमें ऐड किया था। तो जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट है उसमें यानी कि उसकी प्रेजेंटमेंट की जो डेट है उसमें आप जो है उसका 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो थर्ड डे बनता है उस डेट को जो है उसकी मैच्योरिटी डेट बन जाती है। तो इस तरह से जो है हम प्रोमिसरी नोट्स के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए ताकि जो है उसको लॉ के थ्रू एनफोर्स करवाया जा सके। ओके, थैंक यू।